नमस्कार, मैं निधि केतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 पारिवारिक संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 33 उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता। ये 2 भागों में हमने पढ़ा है। दोनों ही भाग में हमने पाठ का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है और संरक्षण के अंतर्गत हमने उसके पूर्ण अभ्यास प्रश्न भी कर लिए हैं। इसके पिछले भाग में हमने सहायता के अंतर्गत बहुचयनित प्रश्नों का भी अध्ययन कर लिया है। अब इसके 5वें भाग और अंतिम भाग में हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि इनके सारे पूर्व अभ्यासों में हमने पूर्ण अभ्यास कर लिया होगा और अब अभ्यास प्रश्न को करने के लिए तत्पर और तैयार है। तो आइए देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न, जिसके अंतर्गत पहला सवाल है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उपभोक्ता सहायता, भ्रामक विज्ञापन, प्रतिस्पर्धा और मानक। उपभोक्ता सहायता वे सभी स्रोत जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं की बुद्धिमत्ता क्रय करने में तथा साथ ही उन्हें निर्माताओं दुकानदारों द्वारा शोषण से बचाने में सहायता करते हैं, उपभोक्ता सहायता कहलाता है। मुख्य उपभोक्ता सहायता निम्नलिखित है। लेबल, जिस किसी भी पदार्थ के बारे में उसके डिब्बी, शीशी, टिन, थैली, ट्यूब अथवा पैकेट आदि पर अंकित विवरण लेबल कहलाता है, जिस लेबल के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख सूचनाएं अंकित होती है। उपभोक्ता को पैकेट में रखे गए पदार्थ के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदत्त होती है तथा वस्तुओं को पहचानने में सरलता होती है कि उसके अंतर्गत क्या है, कब काम में लेना है, कितना काम में लेना है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी सावधानियां हमें लेनी है, जिसके अंतर्गत लेबल पे पूर्ण सूचना प्रदत्त होती है। फिर आता है आपका मानक। उपभोक्ता वस्तुओं में बढ़ती हुई मिलावट के कारण जनता पर होने वाले कुप्रभावों से बचाने के लिए बाजार में बिकने वाले पदार्थों का प्रमाणीकरण किया गया है और इसके द्वारा सरकार ने 3 मानकों को प्रदत्त किया गया है, जिसके अंतर्गत हम सभी पदार्थों को वर्गीकृत करके उन पे वो मानक चिन्ह लगाते हैं और ये प्राप्त करते हैं कि ये सरकार के द्वारा सेट स्टैंडर्ड्स के लेवल पर है कि नहीं है, क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं है। ये मानक चिन्ह हो सकते हैं ISI, FPO, एगमार्क, FSSAI और 17,000 में से अधिक मानक बनाए गए हैं और 134 वस्तुएं अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में हैं, जो बिना ISI मार्क के नहीं बेची जा सकती। आमतौर पे ये कहा गया है कि मानक उत्पाद द्वारा ही उपभोक्ता की रक्षा होती है। वर्तमान में हमारे देश में निम्नलिखित मानक चिन्ह प्रदत्त हैं, वो है SSA, FSSAI, FPO, एगमार्क और ISI। फिर आपका आता है विज्ञापन। वह माध्यम है जिसके द्वारा निर्माता अपने उत्पादों को के बारे में उपभोक्ताओं को विभिन्न जानकारी प्रदान करता है। विज्ञापन के मुख्य प्रमुख माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रतिपन्न, पोस्टर, चार्ट, होर्डिंग, रेडियो, लाउडस्पीकर, दूरदर्शन, सिनेमाघर, आपका होर्डिंग, पोस्टर इत्यादि होता है, जिसके बारे में पूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। फिर आपका आता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ऐसी गतिविधि है जिसके जरिए व्यक्ति अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने को प्रयास करता है, अपने प्रतिद्वंदी को मुकाबला करता है। यदि स्पर्धा स्वस्थ है तो इनका लाभ उपभोक्ता को ही मिलता है, क्योंकि मूल्य दर बहुत कम हो जाती है। फिर आता है भ्रामक विज्ञापन। भ्रामक विज्ञापन वह है जो उपभोक्ता को भ्रमित करने वाला होता है, जैसे उपभोक्ताओं की भावना के साथ खिलवाड़ करने वाला यह विज्ञापन कि किसी टूथपेस्ट से आपके दांत मोती जैसे चमकने लग जाएंगे या इस टॉनिक को पीते ही आप में एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। उत्पाद के साथ एक उत्पाद फ्री तक का विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन में असल में निर्माता पहले ही अपनी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो एक उत्पाद पर लगा के उसके अंतर्गत 2 उत्पाद को बेचता है। उत्पाद के साथ कुछ विशेष प्रकार की छूट देने वाला विज्ञापन। जब वह दुकानदार अपनी पसंद से चीज़ लेने लगता है तब वह कहता है कि छूट सिर्फ कुछ गिने चुने उत्पादों पर है, बाकी जो चीज़ है उन पर वो छूट उपलब्ध नहीं है। कई उपभोक्ता अपने लुभावने विज्ञापनों के साथ उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करते हैं तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे अब और शक्तिशाली, एक्स्ट्रा पावर, पोषक तत्व भरपूर, सुपर पावर, दुनिया का नंबर 1, भारत में सबसे अधिक बिकने वाला। ये सब भ्रमित विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा
ऐसी गतिविधि है जिसके जरिए व्यक्ति अपनी सर्वोच्चतम या सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला करते हैं तथा वह उपभोक्ता को सबसे सुरक्षित उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु के देना चाहते हैं ताकि उपभोक्ता को उसके उत्पाद से किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे और वह हमेशा उसी के द्वारा निर्मित उत्पादों का ही सेवन करे। इसलिए वो प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने की कोशिश करता है। चौथा है मानक। उपभोक्ता वस्तुओं में बढ़ती हुई मिलावट के कारण जनता पर होने वाले कुप्रभावों से बचने के लिए यह जरूरी हो गया है कि बाजार में बिकने वाले पदार्थों का प्रमाणीकरण किया जाए ताकि उनकी किस्म को नियंत्रित किया जाए और मानक के अंतर्गत आपके ISI, FPO, एगमार्क या आपका FSSAI, ये चारों ही ऐसे मानक चिन्ह हैं जो सरकार द्वारा आपके कोई भी उत्पाद पर लगाने अनिवार्य होते हैं। उपभोक्ता के हित की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने 17,000 से अधिक मानक बनाए हैं और 134 वस्तुएं अनिवार्यत कर ली है मानकीकरण के दायरे में, जो बिना ISI मार्क के नहीं बेची जा सकती। और आमतौर पे ये कहा जाता है कि मानक उत्पाद द्वारा ही उपभोक्ता की रक्षा होती है। वर्तमान में हमारे देश में निम्नलिखित मानक प्रचलित है: एगमार्क, FPO, ISI और FSSAI, जिसके अंतर्गत सभी चीज़ों को मानकीकरण किया गया है। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। उपभोक्ता सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि घटिया माल देने, कम तोलने अथवा मिलावटी वस्तुएं खरीदने पर उपभोक्ता सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे वो अपने आप को ठगावा महसूस ना करें। यदि लेबल लगी वस्तु खरीदने पर भी वह घटिया किस्म की नकली निकलती है तो उपभोक्ता को उपभोक्ता सहायता की आवश्यकता होती है। उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद पर मानकों चिन्ह का गलत ढंग से उपयोग कर बाजार में वस्तुओं को बेचे जाने की स्थिति में भी उपभोक्ता को उपभोक्ता सहायता की आवश्यकता होती है। भ्रामक विज्ञापनों द्वारा बेची गई चीज़ें घटिया या अधिक महंगी लगे तो भी उपभोक्ता को उपभोक्ता सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंतर्गत वो अपनी शिकायतें लेके उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हैं, उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते हैं और अपना मुआवजा ले सकते हैं और अपने आप को ठगने से बचा सकते हैं। आइए इसके अंतर्गत दूसरा सवाल अपन देखते हैं। एक आदर्श लेबल में किस प्रकार का विवरण होना चाहिए? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आपका आता है ये 2 मार्क्स का सवाल और आपके थ्योरी में भी आता है, तो इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में लिख के याद कर लें। एक आदर्श लेबल का विवरण। एक आदर्श लेबल में दिए गए जाने वाले विवरण निम्न प्रकार है: वस्तु का नाम, पदार्थ को बनाने में प्रयोग में आने वाली सामग्री, प्रयोग में लाए गए प्रमुख पदार्थों का चित्र, पदार्थ को तैयार करते समय उपयोग में लिए गए रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रंग व सुगंध का विवरण, ब्रांड का नेम, व्यापार चिन्ह, तैयार पदार्थ का कुल भार सही इकाई में, निर्माता का नाम व पता, प्रमाणीकरण की मोहर, निर्माण एवं उपयोग की अंतिम तिथि, पदार्थ का लाइसेंस नंबर, बैच नंबर तथा कोड नंबर, प्रयोग में लेने एवं सुरक्षित रखने के निर्देश, अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित, इसको हम MRP भी कहते हैं, चेतावनी यदि कोई हो कि च्युइंगम है बच्चों से दूर रखो, उनके गले में चोक हो जाएगी, या कोई भी और चेतावनी जिसके अंतर्गत वो लिखी हुई हो, मांसाहारी उत्पादों पर उसे किस और उत्पाद में मिलाने पर लाल रंग का प्रतीक चिन्ह तथा शाकाहारी वस्तुओं पर हरा चिन्ह तथा अंडे वाले वस्तुओं पर भूरे रंग का चिन्ह लगा अनिवार्य होता है। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने हेतु मानक किस प्रकार सहयोग होता है? उचित उदाहरण देकर समझाइए। उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने 17,000 से अधिक मानकों बनाए हैं और 134 वस्तुएं अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में आती है, जिन्हें हम बिना ISI मार्क के नहीं बेच सकते। उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने के लिए निम्न मानक प्रचलित हैं। पहला है ISI मार्क। ये मार्क मानक ब्यूरो द्वारा बनाया शुरू किया गया है। ये संस्था एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इस प्रचलित मार्क को प्रयोग में लेने हेतु संस्था उत्पादकों को लाइसेंस देती है। इस योजना के अंतर्गत वस्तुओं के पूरे उत्पाद की प्रक्रिया पर नियंत्रण होती है। वस्तु की गुणवत्ता, उसकी क्रियावंता, उसके कच्चे माल से लेके उसका फिनिश गुड तक तैयार करने की प्रक्रिया पर इनका कंट्रोल रहता है और
ये विशेषज्ञ ध्यान रखते हैं कि हर स्टैंडर्ड ऑफ लेवल इनका कंट्रोल्ड रहे। यह संस्था किसी भी फर्म को लाइसेंस जब देती है जब उनको ये विश्वास हो जाता है कि फर्म उसके द्वारा निर्मित मापदंडों के अनुरूप उत्पाद बनाने को तैयार है, साथ ही इन मापदंडों पर सदैव खरी उतरेगी और उनके ही मापदंडों के अनुसार किसी चीज़ का निर्माण करेगी, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट हो। इसके अंतर्गत आप ये देखा जाता है कि उत्पादक के लेवल पर और मार्केट लेवल पे दोनों से ही सैंपल लिए जाते हैं और उनको लैब्स में टेस्ट किया जाता है। जब वो सब प्रमाणीकरण पे सफल हो जाते हैं तब उनको ISI मार्क के अंतर्गत मार्क दिया जाता है और एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत वो हर एक अपने उत्पाद पर वो लाइसेंस नंबर और ISI मार्क का उपयोग कर सकते हैं और समय समय पर इनकी टेस्टिंग करी जाती है। और ये किन किन पर उपलब्ध होते हैं? खाद्य पदार्थ जैसे आटा, नमक, बिस्कुट, बिजली के उपकरण, पानी गर्म करने का उपकरण, बल्ब, ट्यूब, पाठ्य सामग्री में पेन, पेंसिल, स्याही आदि पर ISI मार्क उपलब्ध होता है और हम देख सकते हैं। दूसरा मानक चिन्ह है एग मार्क। उपभोक्ता के हित के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ये एग मार्क कृषि उत्पादित चीज़ों पर लगाया जाता है। जो भी उत्पाद हमको कृषि के द्वारा या कृषि के प्रोसेस के द्वारा मिलता है उस पे हम एग मार्क देख सकते हैं। ये सामान्यतः उनके प्रोसेसिंग, उनके स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करती है और ये देखती है कि हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिले। इसके अंतर्गत सभी सामानों को वर्गीकृत करा गया है। उत्तम, अति उत्तम, अच्छा, सामान्य के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया जाता है और ये देखा गया है जिस प्रकार प्रत्येक उत्पाद को ISI जैसी मोहर लगवाना अनिवार्य है, लेकिन एग मार्क आपका ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो लगवा सकते हैं, चाहे तो इसको नहीं लगवा के आप ISI या कोई और एक मार्क भी ले सकते हैं। प्रकृति एवं निर्मित वस्तुओं को भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाता है। समय समय पर वस्तुओं को निरीक्षण किया जाता है तथा दोषी व्यापारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा है, दोषी व्यापारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। ये हर एक मानक के ऊपर लागू होता है, चाहे वो ISI हो, चाहे वो एग मार्क हो, चाहे वो FP हो। अगर कहीं पर भी व्यापारी को दोषी माना जाएगा या पाया जाएगा तो उसी समय उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। FPO ये मार्क फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस चिन्ह के अंतर्गत वे सभी पदार्थ आते हैं जो फल और सब्जी के प्रोसेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं और उनकी उच्च गुणवत्ता के द्योतक होते हैं। ये वस्तुओं की पैदावार से लेकर बिक्री तक न्यूनतम मापदंडों को निर्धारित करता है। ये चिन्ह अचार, मुरब्बा, शरबत, स्क्वैश, जैम, किसी भी प्रकार के प्रोसेस्ड फूड जो आपके फल और सब्जी से पे बने हैं उन पर लगे हुए होते हैं। इस प्रकार मानकों द्वारा उपभोक्ताओं के हित की रक्षा की जाती है। उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाया जाता है कि वो जिस भी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं वो उनके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है और उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। विज्ञापन उपभोक्ताओं को जानकारी देने का एक सशक्त माध्यम है। कथन की पुष्टि कीजिए। विज्ञापन उपभोक्ताओं की जानकारी देने का एक सशक्त माध्यम है क्योंकि उत्पाद उपभोक्ता से मीलों दूर रहता है, उसके साथ प्रत्यक्ष संपर्क रखने में असमर्थ होता है। वस्तुओं के बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण प्रतिदिन वह उत्पाद की कोई ना कोई नई किस्म तैयार करता है और उसके बारे में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को सूचित करना चाहता है, जैसे उनको उसके बारे में पता रहे। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को जानकारी देने का सबसे सरल और सबसे सशक्त माध्यम विज्ञापन है, जिसकी वजह से वह अपने उपभोक्ताओं के बीच संपर्क रख सकता है और अपने उत्पाद के बारे में एक समय में बहुत बड़े नंबर मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत सभी को बारे में सूचित कर सकता है और उनको अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करके अपनी सेल बढ़ा सकता है। आइए अब अपन दूसरा सवाल देखते हैं। आप भ्रामक विज्ञापनों से अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रखेंगे? एक अच्छा विज्ञापन
उपभोक्ता को सही सही जानकारी देता है तो भ्रामक विज्ञापन हानिकारक होता है। भ्रामक विज्ञापनों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सर्वप्रथम हमें भ्रामक विज्ञापनों की प्रकृति को समझना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी कि ये हमको भ्रमित कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा पावर, कोई इंडिया नंबर 1 कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ें भ्रमित होती है। अर्थात वो विज्ञापन हमारी मनोवैज्ञानिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं ना हो। विक्रेता द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ता को ललचाने वाले ना हो। वह किसी विशेष प्रकार की छूट सभी उत्पादों पर ना देकर प्रमुख रूप से गिने चुने उत्पादों पर ही ना दे रहे हो। विज्ञापन बेवकूफ़ बनाने वाला किसी लुभावने शब्द से युक्त नहीं हो इत्यादि। इसके अंतर्गत आप जो कहते हैं कि आप एक बार में पीजिए, आप लंबे हो जाएंगे, आपकी त्वचा बच्चों जैसी नरम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों की ओर ध्यान न देकर उपयोग में लाने के योग्य वस्तुओं को क्रय करते समय उन पर लगे हुए लेबल पर ध्यान देंगे एवं वस्तुओं में मिलावट के कुप्रभावों से बचने के लिए मानकीकरण का ध्यान देंगे। तो ये देखिए, लेबल और मानकीकरण का अंतर्गत ध्यान देते हुए हम भ्रमित विज्ञापनों से बच सकते हैं और उनकी सत्यता का बारे में पता लगा सकते हैं। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। प्रतिस्पर्धा का लाभ किस प्रकार उपभोक्ता को मिलता है? प्रतिस्पर्धा ऐसी गतिविधि है जिसके जरिए व्यक्ति अपनी सर्वोच्चता या सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करता है। प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ता को इस प्रकार प्राप्त होता है कि व्यापारी अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला करने के कारण उपभोक्ता को सबसे सुरक्षित उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु देना चाहता है और ये चाहता है कि सब कस्टमर्स सिर्फ मेरा ही सामान खरीदें और पूरे मार्केट में जितना हो सके मैं मेरा साम्राज्य बिठा सकूं, ताकि उपभोक्ता को उसके उत्पाद से किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे तथा वह हमेशा उसी के द्वारा निर्मित उत्पादों का ही सेवन करे। ऐसा करने के लिए वह ग्राहकों को उच्च कोटि की वस्तु देकर हमेशा के लिए नाता जोड़ना चाहता है। यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो उत्पादक उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु कुछ भी चीज़ अच्छी गुणवत्ता वाली ना बनाकर उनकी गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज़ करके उनकी कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, जो उपभोक्ताओं के संरक्षण से विपरीत कार्य करेगा। इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। बुद्धिमत्ता खरीदारी से आपका क्या तात्पर्य है? बुद्धिमत्ता पूर्ण खरीदारी से तात्पर्य है कि उपभोक्ताओं को वस्तु की खरीदारी करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय सबसे पहले लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कि लेबल पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या सूचना दी गई है, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी ले लें। मिलावट और घटिया किस्म के माल से बचने के लिए खुली वस्तु ना खरीद कर लेबल लगी हुई चीज़ ही खरीदें, पैकेट बंद वस्तुएं ही खरीदें और जिसके ऊपर पूर्ण विवरण लिखा हुआ हो, मूल्य, मात्रा, कंपनी, नाम, पता इत्यादि जो हमने एक स्टैंडर्ड लेबल के अंतर्गत पढ़ा था, वो पूर्ण सूचना विवरण उस पर लेबल पे हो। मिलावटी वस्तुओं से बचने के लिए मानकीकरण के दायरे में आने वाली वस्तुओं का ही क्रय करें। लुभावने विज्ञापनों से बचें या भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचें और उनकी तथ्यता और सत्यता के बारे में जानकारी लें और फिर ही क्रय करें। आशा करती हूँ इस भाग के अंतर्गत आपने अभ्यास प्रश्नों का पूर्ण अध्ययन किया होगा, नोटबुक में कॉपी करा होगा। दीर्घकालीन टारगेट के लिए अल्पकालीन टारगेट तैयार करते रहेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। अगले भाग में मैं नया पाठ लेके आपके सामने आती हूँ। तब तक नमस्कार।